ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी समस्या है जो दोनों ही लोगों में, मेल में भी और फीमेल, पुरुष और महिला दोनों में पाई जाती है। और ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर हो गया ऑल ओवर दी वर्ल्ड, और हर महिला इससे ग्रसित, मैक्सिमम महिलाएं इससे ग्रसित नजर आ रही हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्योति आप लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल वोला टॉक पर, जहाँ चैनल एक कहानियाँ अनेक। और इस चैनल पे आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, दैट इज ब्रेस्ट कैंसर। हमारे समाज में महिलाएं सामाजिक एंड पारिवारिक रूप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बट उस सामाजिक एंड पारिवारिक भूमिका को निभाते निभाते शायद वो अपने आप को कहीं भूल जाती हैं। तो अपने ही आप पे स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए बहुत जरूरी है कि उनका अपने ऊपर ध्यान देना। और आज इसी के टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ आई हैं डॉक्टर नविता। सो डॉक्टर नविता, वेलकम टू वोला टॉक्स। डॉक्टर नविता, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं दैट इज ब्रेस्ट कैंसर। क्या आप हमें बताएंगे कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है? जी, आजकल के मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी समस्या है जो दोनों ही लोगों में, मेल में भी और फीमेल, पुरुष और महिला दोनों में पाई जाती है, लेकिन ये ज़्यादा प्रोमिनेंट है फीमेल्स में। और ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर हो गया ऑल ओवर दी वर्ल्ड, और हर महिला इससे ग्रसित, मैक्सिमम महिलाएं इससे ग्रसित नजर आ रही हैं। सो ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है ये मैं आपको पहले बताना चाहूँगी। जो सेल्स होते हैं, ब्रेस्ट सेल्स होते हैं, उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ, अनहेल्दी सेल्स डेवलप हो जाते हैं, और उनके एबनॉर्मल जो ग्रोथ होती है उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है। ओके, अच्छा डॉक्टर नविता, इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या क्या कॉज हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए? देखिए, बहुत रिसर्च की गई है, बहुत सारी रिसर्च के बाद ये पता चला है कि एक कोई एग्जैक्ट कारण नहीं है ब्रेस्ट कैंसर होने का, मगर हाँ कुछ कॉजेज हैं जिनकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है। जैसे कि एनवायरमेंटल फैक्टर, आप जानते ही हैं आजकल के एनवायरनमेंट में इतना हम लोग पेस्टिसाइड जो यूज़ किया जाता है फलों में, सब्जियों में, वो हम लोग लेते हैं। मैं जैसे कहना चाहूँगी, जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं घर के, वो सब्जी लेके आते हैं, उनको अच्छे से ढंग से धोना नहीं और बिना धोए खा लेना, या इतनी केमिकल्स का आजकल इतनी उत्पाद होना शुरू हो गया है। तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर जो है ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं ये कैंसर को बढ़ने के लिए। सेकेंडली, लाइफस्टाइल आजकल का बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल हो गया है। जो महिलाएं घर में काम करती हैं, पुरुष घर में भी काम कर रहे हैं, बाहर भी काम कर रहे हैं, ऑफिस का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं, बॉडी में इतनी एक्सरसाइज लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि लोग इतना बिजी हैं अपने काम में। तो ये भी कहीं ना कहीं एक रोल प्ले कर रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कैंसर है वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है। फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी भी पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री है तो उन लोगों में कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और स्पेशली फीमेल्स में ही होता है। अगर किसी फीमेल हिस्ट्री में, फैमिली हिस्ट्री में कैंसर है तो ऑब्वियसली उनको ट्रांसफ़र जरूर होता है, उनमें होने के चांसेस बहुत होते हैं। डॉक्टर नविता, जैसे आपने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर, अगर किसी महिला को कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर क्या सिम्टम्स आएंगे या उसको क्या साइन मिलेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर के? जी बिल्कुल, मैं इस पे बहुत ही ज़्यादा जोर देना चाहूँगी कि महिलाओं को अपनी एग्जामिनेशन खुद करनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है, महिलाएं खुद भी अगर अपने आप को रेगुलर बेस पे एग्जामिन करेंगी तो वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ हमें इस समस्या से वो गुजर रही है, या इस समस्या से नहीं, या कोई और रिलेटेड समस्या है। तो मैं मेन आपको सिम्टम और साइंस बताना चाहूँगी जो आपको पता लगाएंगे कि हाँ ब्रेस्ट कैंसर की किसी पेशेंट में समस्या आ रही है। स्पेशली सबसे पहले तो लंप का हो जाना, गांठ बनना। अगर कोई भी महिला ये नोटिस करती है कि उनको गांठ बन रही है अंडर आर्म्स में, एक्जिला में जिसे कहते हैं, या उनके ब्रेस्ट में उनको गांठ का एहसास हो रहा है, तो ये फर्स्ट अलार्मिंग साइन होता है कि उनको स्क्रीनिंग करवाने के लिए जाना चाहिए। ये गांठ कैंसर भी हो सकती है, सारी गांठें कैंसर नहीं होती है, लेकिन ये एक साइन होता है कि आपको स्क्रीनिंग के लिए जाना चाहिए। सेकेंडली, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर ब्रेस्ट के शेप में कुछ भी चेंज आ रहा है, साइज में चेंज आ रहा है, या उसकी अपीयरेंस अलग लग रही है, तो वो भी एक बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन हो गया आपका। थर्डली जो इम्पोर्टेंट होता है पेन,
बहुत महिलाओं को अगर ऐसे महसूस होता है कि उनको पेन की समस्या कंटिन्यूसली 2-3 महीने से हो रही है, तो ये भी एक अलार्मिंग साइन होता है। कोई भी किसी भी तरीके का नॉर्मल डिस्चार्ज निपल से होना, या अगर कोई महिला देखे कि ब्रेस्ट के आसपास की जो स्किन है उसमें रेडनेस हो रही है, कुछ पैचेस बन रहे हैं, या ऑरेंजिश जो ऑरेंज होता है उसकी शेप उस लाइक जैसे ऑरेंज आपने देखा होगा, उसका बाहर का जो छिलका होता है उसके जैसे दिखने वाला कोई भी सिम्टम अगर उनको महिलाओं को अपनी स्किन में नजर आए, तो वो भी एक बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन। मतलब जैसे अभी आपने सारे साइन और सिम्टम्स बताए हैं, तो महिलाएं खुद भी इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकती हैं। अगर वो अपने ऊपर ध्यान दें तो वो भी इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकती हैं जब भी इस तरीके की कुछ साइन और सिम्टम्स महिलाओं को अपने अंदर दिखाई देते हैं। अच्छा डॉक्टर नविता, अगर ये सारे सिम्टम्स के बाद इसके लिए क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जो महिलाओं को कराने पड़ते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए? जी, अगर कोई भी महिला को ऐसा लगता है कि मुझे गांठ की समस्या है, मुझे दर्द हो रहा है, या मेरे ब्रेस्ट के साइज में कुछ भी चेंज, अपीयरेंस में कुछ भी चेंज आ रहा है, तो वो डायरेक्टली अपने फिजिशियन से मिल सकती हैं। फिजिशियन जब उनको सजेस्ट करेंगे इसके लिए कई प्रकार के जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जो आइडेंटिफाई कर देते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है मैमोग्राम। उसमें एक्सरेज दिया जाता है। एक्सरेज के थ्रू जो इंटरनल जितने भी टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं ब्रेस्ट के आसपास, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि सेल्स नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, या वो जो लंप जो महसूस हो रहा है किसी भी महिला को, वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो मैमोग्राम जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरा अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड भी जो ब्रेस्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर्स है उसको आइडेंटिफाई करता है, तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तीसरी जो चीज़ होती है वो होती है बायोप्सी। बायोप्सी में एक छोटा सा पोर्शन, छोटा सा सैंपल लिया जाता है एंड उस सैंपल को फिर स्टडी करके और आइडेंटिफाई किया जाता है कि जो नॉर्मल जो जितने भी सेल का पैटर्न है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है या कैंसरस सेल है। ओके, जैसे अभी आपने हमें इसके डायग्नोस्टिक बताई, डायग्नोस्टिक हमें क्या क्या कराने चाहिए अगर किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस होता है जी, देन आप फिर इसके लिए क्या ट्रीटमेंट, अगर सपोज किसी को डायग्नोस हो गया देन उसकी क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं? जी, बहुत सारे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर बहुत ही इनिशियल स्टेज में डायग्नोस हो जाता है, फर्स्ट स्टेज में ही पता चल जाता है कि भाई जो भी लंप या गांठ निकली है वो कैंसर है, तो एक प्रोसीजर होता है, सर्जिकल प्रोसीजर जिसे कहते हैं लंपेक्टमी। सो उसमें लंप को, जो गांठ है उसको निकाल दिया जाता है और थोड़ा सा आसपास के टिश्यू भी निकाल दिए जाते हैं। अच्छा, और अगर थोड़ी सी स्टेज आगे बढ़ गई है कि ब्रेस्ट के और दूसरे पोर्शन में अगर फैल गया है, तो मेसेक्टमी की जाती है जिसमें ब्रेस्ट को ही रिमूव कर दिया जाता है। ओके। दूसरा रेडिएशन थेरेपी होती है जिसमें कि उस एरिया पे जहाँ पे वो कैंसर बना है उसमें रेज डाली जाती हैं, जिससे जो आसपास के जो कैंसरस सेल हैं उनको मार दिया जाता है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट होता है कीमोथेरेपी। इसमें ड्रग इंड्यूस की जाती हैं जो कि इंटरनल सेल्स को, जो भी कैंसरस सेल हैं उन्हें मार देती है। बहुत सारे केसेस में इम्यूनोथेरेपी दी जाती है, बिकॉज जो कैंसर का पेशेंट होता है उसकी इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है, तो इम्यूनोथेरेपी के थ्रू उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाया जाता है ताकि वो रेडिएशन, कीमो जैसी बड़ी जो ऑब्वियसली जो बॉडी को बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट देती है उनको अपनी बॉडी में संभाल सके, तो उनको इम्यूनोथेरेपी साथ के साथ दी जाती है। अच्छा, इसकी भी स्टेजेस होती होंगी ब्रेस्ट कैंसर की? जी बिल्कुल, ब्रेस्ट कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं, 0 स्टेज से 4 स्टेज। सो जो हमारा 0 स्टेज होता है वो होता है कार्सिनोमा इन सिटू। सो कार्सिनोमा इन सिटू इज लाइक आपका जो कैंसर है वो लोकलाइज्ड ही है, उसी एरिया में आपको दिखाई देगा, तो वो फर्स्ट 0 स्टेज होती है। जब वो अब उस एरिया से थोड़ा सा आगे हो गया है तो वो फर्स्ट स्टेज आती है एंड स्लोली ग्रेजुअली वो स्टेजेस बढ़ती रहती हैं। जो सबसे खतरनाक स्टेज होती है वो होती है स्टेज 4, क्योंकि उसमें वो आसपास के ऑर्गन्स में और लिम्फ नोड के थ्रू दूर के भी ऑर्गन्स में स्प्रेड हो जाता है। ओके। तो जो 0 से 3rd स्टेज होती है उसमें जो सर्वाइवल रेट है वो बहुत अच्छा है। अगर उस स्टेज में आइडेंटिफाई कर दिया जाता है कि इंसान को या किसी भी महिला या पुरुष को कैंसर की समस्या है।
डॉक्टर नविता, इसके लिए कुछ प्रिवेंशंस या वैक्सीनेशंस कुछ यूज़ की जा रही हैं ब्रेस्ट कैंसर? जी देखिए, प्रिवेंशन हम लोग कर सकते हैं। बहुत सारे चीज़ें होती हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर जो मैंने पहले ही आपको बताया था, कि जो हम लोग बाहर का बहुत खाना खाते हैं और कितना सारा हम जूसेस जो होते हैं वो लेते हैं, वो सब अगर हम कोशिश करें अवॉइड करें, बाहर का खाना, तेल फेंक ना खाएं, पैकेट फूड्स ना खाएं। दूसरा, जितने भी हम फल फ्रूट सब्जियां जो भी खाते हैं हम उनको अच्छे से धो के खाएं, मतलब उनको गर्म पानी में रख दिया जाए, उनको अच्छे से वॉश किया जाए, तो उससे प्रिवेंट किया जा सकता है। आई थिंक जी डॉक्टर नविता, जैसे आजकल के लाइफस्टाइल में देखा जाता है कि जो फीमेल्स हैं वो बहुत ब्रेस्ट, जैसे सपोज बेबी डिलीवर हुआ एंड बेबी डिलीवर होने के कुछ टाइम बाद ही वो ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड करने लगती हैं। जी जी। तो क्या इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है कि उन लेडीज में चांसेस ज़्यादा होते हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के? जी, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, मैं बताना चाहूँगी, फीमेल जब फीड करती हैं बच्चे को तो उनके हार्मोन्स ऐसे होते हैं जिससे उनके मिल्क प्रोडक्शन होता है, राइट। अगर वो टाइमली बच्चे को अच्छी ड्यूरेशन में फीड कर रही हैं तो ऑब्वियसली जितना प्रोडक्शन हो रहा है वो बच्चा ले रहा है और वो कंज्यूम हो जा रहा है, तो कोई चांस नहीं है कि वो ब्रेस्ट में कहीं पर किसी कॉर्नर में इकट्ठा होकर कोई भी मास या लंप बना रहा है। अच्छा। लेकिन अगर महिलाएं प्रोडक्शन पूरा उतना ही हिसाब से हो रहा है और बच्चे को फीड नहीं करवा पा रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो जो प्रोडक्टेड मिल्क है वो ऑब्वियसली कन्वर्ट हो जाएगा लंप में या मास में। तो यस, जो महिलाएं अवॉइड करती हैं, अगर मैं ये कहना चाहूँगी 6 महीने तक कोई भी महिला करा रही है फीड, ऑब्वियसली फीमेल्स आजकल वर्किंग है, 6 मंथ्स के बाद में उनको ऑफिस ज्वाइन करना होता है, तो मैं सारी महिलाओं को यही सजेस्ट करूंगी, अगर आप वो फीड रुकवाना चाहती हैं तो स्लोली रुकवाएं, एकदम से फीड को बंद ना कर दें, क्योंकि एकदम से फीड बंद हो जाएगा, प्रोडक्शन तो मिल्क प्रोडक्शन तो हो रहा है, वो उन्हीं की बॉडी को इम्पैक्ट करेगा, वही प्रोडक्टिव जो मिल्क है वो कन्वर्ट हो जाएगा लंप फॉर्म में, और उनमें फिर चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं इन फ्यूचर कैंसर होने के। तो यहाँ हमारे यहाँ डॉक्टर नविता ये बहुत अच्छा मैसेज दे रही हैं कि जो जितनी भी वर्किंग और नॉन वर्किंग महिलाएं हैं, एटलीस्ट वो अवॉइड करें कि एटलीस्ट 6 मंथ्स तक वो ब्रेस्ट फीडिंग को ना रोके, मोर देन 6 मंथ्स वो ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहे। अदरवाइज जैसे डॉक्टर नविता ने बताया, बहुत चांसेस होते हैं लंप क्रिएट होने के, इनडायरेक्ट वे में हमारी बॉडी पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं। जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि अगर मैं नेचुरल फैक्टर बोलूँ जो हम लोग रेगुलरली अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमारी रसोई है। अच्छा, कि रसोई में हम लोग आजकल, पुराने ज़माने में क्या होता था, हम लोग मिट्टी के बर्तन यूज़ करते थे, मैक्सिमम उसमें खाए, लोहे के बर्तन यूज़ होते थे। लोहे का बर्तन ऐसा है जो आपको सारे के सारे मिनरल्स और आपके सारे वाइटामिन, आयरन देगा आपको। लेकिन अब वो सारे जो बर्तन हैं वो चीनी मिट्टी के बर्तन आपके, क्योंकि सबको स्टाइल, मॉडर्न स्टाइल में आना है, एल्यूमिनियम में अब खाना बनता है, एल्यूमिनियम तो आपके लिए जहर है एक तरीके से, और सारे के सारे जो जितने भी हमारे घर रसोई के जो बर्तन हैं वो वही होते हैं। तो सबसे पहले तो अपनी रसोई को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि आप जितना हो सकता है लोहे के बर्तन में खाना बनाना शुरू करें। तांबा एक ऐसी चीज़ है जो आपको पेट और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा रखती है। तांबे की प्लेट यूज़ करें, तांबे की कटोरियों में खाना शुरू करें, डाइनिंग टेबल में कोशिश करें कि आप चीनी मिट्टी के बर्तन ना यूज़ करके तांबे के बर्तन यूज़ करें, लोहे के बर्तन किचन में यूज़ करें। तो ये बहुत अच्छा एक वो हो जाएगा ऐसा फैक्टर है जो कि कैंसर को आगे बढ़ने से रोक सकता है। क्योंकि पुराने ज़माने में इतनी चीज़ें और इतने कैंसर नहीं होते थे, अब हमारा लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया है, जिसकी वजह से ज़्यादा रिपोर्ट। सेकेंडली देखिए, स्ट्रेस, कितना स्ट्रेस है हमारी लाइफ में, ऑफिस का स्ट्रेस, सबसे अच्छे रिलेशन बनाने का स्ट्रेस, बाहर के लोगों से कंपटीशन इतना है कि इतना, अरे उसके पास तो इतना पैसा है, मैं तो इसमें जा रहा हूँ, उसके पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, मैं तो साइकिल में जा रहा हूँ, या मैं तो बाइक में जा रहा हूँ, मेरे को तो उसके हिसाब का बनना है। उस स्ट्रेस में पैसा कमाना है, और वो इतना टेंशन स्ट्रेस ले लेते हैं तो स्लीप नहीं हो पा रही है, खाना पीना ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो जब इंसान को प्रॉपर स्लीप नहीं मिल रही है, प्रॉपर हैप्पीनेस नहीं है, क्योंकि वो दुखी है दूसरों की हैप्पीनेस से,
वो एक और फैक्टर है जो कि हम अपने आप को खुश रखें तो हम अपनी बॉडी को खुश रखेंगे। अगर आपकी बॉडी खुश है, नींद अच्छी आएगी, नींद अच्छी है तो डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा, आपके सारे ऑर्गन, इंटेस्टाइन, एवरीथिंग सब कुछ अच्छे से काम करेगा। तो एक ये आपकी रोजमर्रा की चीज है जो कि बहुत इम्पैक्ट करती है। दूसरा, अब पेस्टिसाइड्स का जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बाहर की सब्जी, हम कहते हैं जितना हो सकता है बाहर के फल फ्रूट ये सब खाइए, लेकिन अब फल फ्रूट भी ऐसे आने शुरू हो गए हैं कि उनको खाने से भी कैंसर की बीमारियां, क्योंकि उनमें इंजेक्शन लगाए जाते हैं ये उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। वो नेचुरली उतना नहीं हो रहा है, उनको प्रोडक्टिविटी इंजेक्शन दे रहे हैं, तो कि इतना सा फ्रूट है वो इतना बड़ा हो के, अरे वाह कितना सुंदर फ्रूट है, लोग देखते हैं। और बाहर मार्केट में जा रहे हैं तो अगर अमरूद मिल रहा है छोटा और एक बड़ा दिख रहा है तो लोग जाके खरीदेंगे, अरे ये बड़ा वाला तो बड़ा सुंदर है। और क्योंकि उस पे टैग लगा हुआ है, उस पे चेपी लगी रहती है कि ये तो बेस्ट क्वालिटी है। बेस्ट क्वालिटी चेपी लगे होने से वो बेस्ट नहीं होता है। जो नेचुरल फ्रूट्स होते हैं वो खाने की कोशिश करें। तो ये पुराने जमाने में गांव, उस टाइम पे क्या होता था, गांव होते थे, घर में ही आम उग रहा है, घर में ही अमरूद उग रहा है, तो ये सब चीजें हैं। अच्छा डॉक्टर नविता, आप बोल रहे हैं कि हम किचन में घर का खाना नहीं खा सकते ठीक से, बाहर के हम फ्रूट्स नहीं ले सकते, पैकेजिंग फूड नहीं ले सकते, तो फिर हम क्या खाएंगे? जी बिल्कुल, मैं आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि बाहर भी बीमारी, घर में भी बीमारी के लिए सारे स्रोत हैं हमारे पास, बाहर भी बीमारी के ही स्रोत हम लोग घर में लाके खा रहे हैं। लेकिन देखिए इन चीज़ों को कम किया जा सकता है। अच्छा, ये नहीं बोल रही कि अब बाहर से आप कोई चीज़ मत लाइए, ना लाइए, घर में तो आप उगा नहीं सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि आप जानते ही हैं कि भाई हमारे पास ना एग्रीकल्चर की वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ या वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं है। मगर मैंने बोला है कि जितनी चीज़ें, जो भी फ्रूट आप बाहर से ला रहे हैं, उनको गर्म पानी में आधा घंटा रख दीजिए, उसमें नमक डाल दीजिए ताकि उनके सारे पेस्टिसाइड्स निकल जाए। ओके, ठीक है। मेरा बच्चा है अभी, उसको बाहर का खाना बहुत पसंद है, उसे चॉकलेट्स बहुत पसंद है। मैं कोशिश करती हूँ कि जो उसे चॉकलेट पसंद बाहर की है, मैं बाहर की बजाय मैं घर में बनाने की कोशिश करती हूँ किसी और फॉर्म में। ओके, चीनी सबसे बड़ा जिसे कहते हैं स्रोत है किसी भी बीमारी का। शुगर कम कर दीजिए घर में। अच्छा, जितना चाय लीजिए, बिना शुगर की चाय लीजिए। कैंसर का एक बहुत बड़ा रीजन चीनी भी है, नमक, हर एक चीज ली जाए। दो वाइट चीजें जो है वो सफेद आपका दुश्मन है। सफेद पोट होता है जो आपको बचाता भी है, लेकिन वही कुछ सफेद चीजें जो आपके दुश्मन भी बन जाती हैं, जैसे कि चीनी हो गई और नमक हो गया। तो इन सब चीजों, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं लेना, हर चीज लेनी जरूरी है, लेकिन कितनी लेनी है वो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अपनी लिमिट से बियॉन्ड होती है तो वो हमेशा हार्मफुल ही। देखिए मैं तो ये कह रही हूँ, किसी का प्यार भी अगर लिमिट से क्रॉस कर जाए वो भी आपके लिए खतरनाक है। प्यार भी हो, एक लिमिट में हो। किसी के लिए गुस्सा, नफरत है, वो भी एक लिमिट में होना चाहिए। इसी प्रकार जो हम चीजें खा रहे हैं, चीजों का जो भी सब्जी, वाइट चीजें, जिन चीजों का हम इंटेक कर रहे हैं, वो भी लिमिट में होना चाहिए। हाँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है सबके लिए, क्योंकि आजकल के टाइम में शुगर एक, अब तो बहुत लोग अवेयर हो गए हैं। हम जब छोटे थे, आई थिंक हमारे माता पिता ने इतना ध्यान नहीं दिया होगा, भैया बच्चा रो रहा है, हमने चॉकलेट मांगी, हमें दे दिया गया, ठीक है। लेकिन अब बहुत अवेयरनेस आ गई है चीनी को लेकर और आपके नमक को लेकर, जो कि ऑब्वियसली पहले टाइम में क्या होता है, चीनी नहीं खाएगा तो बॉडी में ग्लूकोज नहीं बनेगा, बच्चे को एनर्जी कहाँ से आएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप चीनी नहीं खा रहे हैं, चीनी जो क्या बोलते हैं, चीनी नहीं खाएंगे तो आपका ग्लूकोज नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होता है। आप जो भी खाना खाते हैं, जो भी खाना कंज्यूम करते हैं, वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है और आपको एनर्जी देता है। चीनी अगर आप खाएंगे ज़्यादा तो आपके बॉडी में उतना ही ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा और आपको फिर उतनी, आपकी बॉडी को उतना काम करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे में क्या है, हमने चीनी खा ली, चाय सुबह पी ली, कुछ मीठा खा लिया और उसके बाद हम जाके अपने सिस्टम पे बैठ गए और काम करने लगे, ठीक है। हमारे पास टाइम नहीं एक्सरसाइज करने का, वो हमारे लिए जहर बन गया। वो हमें कैंसर भी देगा, वो हमें और बीमारियां भी देगा, दूसरी बीमारियां, बड़ी बीमारियां भी देगा। तो वो चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि इन चीज़ों पे हम खुद काम कर सकते हैं। ओके, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर नविता आज आपसे बात करके, और आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर अपनी जानकारी हमारे दर्शकों को दी।
तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक यही मैसेज देना चाहूँगी कि ब्रेस्ट कैंसर एक मेडिकल कंडीशन है, एक बीमारी है, ये कोई मौत की सज़ा नहीं है। एंड ब्रेस्ट कैंसर से भी बचा जा सकता है, बट उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने चेकअप, अपने एनुअल चेकअप्स टाइम से कराते रहे। अगर ये सही टाइम पे डायग्नोस हो जाएगा तो इसका इलाज भी संभव है।